नमस्कार, हम मौजूद हैं हर हाल में आपकी आवाज़ बनकर, बेखौफ आज़ाद आवाज़। अर्थव्यवस्था की बदहाली के बीच, कोरोना महामारी का जो कहर है उसके बीच, भारत चीन सीमा पर जो तनाव है उस सब के बीच राजस्थान में सियासी संकट चल रहा है। यानी नेताओं के लिए, चाहे वो बीजेपी के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों, नेताओं के लिए, नेताओं की जमात के लिए इस वक्त ये सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है। इस संकट के बीच चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के घर पर कांग्रेस के जितने भी एमएलएज हैं उनकी बैठक हुई, जिसमें से कुछ नहीं आए, और अशोक गहलोत के समर्थन में एक प्रस्ताव पास किया गया। प्रस्ताव में कहा गया है कि 1.5 साल का अशोक गहलोत सरकार का कार्यकाल रहा है वो अचीवमेंट से, उपलब्धियों से भरा रहा है। प्रस्ताव में बीजेपी पर सरकार गिराने की साजिश करने का आरोप भी लगाया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि बीजेपी लोकतंत्र का चीरहरण कर रही है। ये राजस्थान के 8 करोड़ लोगों का अपमान है। लोगों की याद तो आई इनको कम से कम। अब कांग्रेस ने दावा किया कि बैठक में 107 विधायक शामिल हुए, जिनमें 10 इंडिपेंडेंट थे और एक सीपीएम के विधायक बलवान पूनिया भी शामिल हुए। इनके अलावा बैठक में सचिन पायलट के भी कई करीबी विधायक शामिल हुए। बैठक के बाद कांग्रेस और समर्थक सभी विधायकों को जयपुर के होटल फेयरमाउंट में रखा गया है और इन्होंने भी मंजूर कर लिया है, मवेशियों की तरह बसों में लादकर उनको वहां ले जाया गया है। राजस्थान में जारी सियासी संकट के बीच जयपुर पहुंचे कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने नाराज एमएलए से आपसी बातचीत और बातचीत के जरिए मतभेद को सुलझाने की अपील की। इधर छापेमारी का खेल भी शुरू हो गया है। अशोक गहलोत के करीबी राजीव अरोड़ा के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है, ठीक है, और दूसरे करीबी धर्मेंद्र राठौड़ के घर भी इनकम टैक्स से छापा पड़ रहा है। रणदीप सुरजेवाला ने इनकम टैक्स की छापेमारी पर कहा कि बीजेपी राजस्थान में सरकार गिराने की साजिश रच रही है। कांग्रेस नेताओं और विधायकों को डराया जा रहा है। मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी और राजस्थान मामलों के जानकार संजय बोहरा। संजय, आपका स्वागत है, बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। इस वक्त क्या हाल है, लेटेस्ट हाल क्या है जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं? सभी विधायक मुख्यमंत्री समेत फेयरमाउंट होटल में पहुंच गए हैं। जहां तक कि आपने भी जिक्र किया, इस फेयरमाउंट होटल पर भी एक आयकर की जो छापा पड़ा है उसकी कार्रवाई हुई है, क्योंकि ये पहले ये मामला उठा था। इसमें अशोक गहलोत के जो पुत्र हैं उनसे कोई लिंक है इस होटल का, तो इसलिए इस होटल पर भी छापे की कार्रवाई थी। तो ये सब तमाम विधायक वहां पहुंच गए हैं और ये बताया गया है कि 2 दिन तक ये वहीं पर रहेंगे। और उसके पहले प्रस्ताव जो पारित हुआ था उसका आपने जिक्र किया ही है, और सचिन से बातचीत करने के प्रयास जारी हैं। मेरी जानकारी में ये आया है, और ये कि कल प्रियंका गांधी ने उनसे फ़ोन पे बात की थी, उनको मिलने के लिए बुलाया था लेकिन वो नहीं गए। और अभी भी कुछ नेता, दक्षिण के एक नेता हैं, उन्होंने मान मनोवल की है, पर अभी तक फिलहाल कोई बातचीत नहीं बनी है, लेकिन गुंजाइश दोनों तरफ से रखी गई है। ऐसे में बीजेपी ने मांग की है कि फ्लोर टेस्ट करवाया जाए, तो उस फ्रंट पर क्या है लेटेस्ट? जी संजय, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है, बताइए। मेरा सवाल ये है कि बीजेपी ने मांग की है कि फ्लोर टेस्ट करवाया जाए विधानसभा में, उस फ्रंट पर ताज़ा हालात क्या हैं? फ्लोर टेस्ट की डिमांड बीजेपी क्यों कर रही है इस वक्त, इसका तात्पर्य क्या है? कारण इसका ये कि अभी तक किसी ने ये क्लेम नहीं किया है कि गहलोत सरकार अल्पमत में आ गई है। या तो बीजेपी भी कोई क्लेम करे, गवर्नर से कोई मांग करे, तो फिर तब तो समझ में आता है कि अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में आई है, किसी ने दावा किया है, तब तो फ्लोर टेस्ट की बात आती है। लेकिन जब तक ये नहीं होता है तब तक फ्लोर टेस्ट की कोई गुंजाइश ही नहीं बनती है। ये मुझे लगता है कि सारा एक जी, केवल मैं आगे बढ़ता हूँ। साइकोलॉजी। जी, आप मुकम्मल कीजिए बात अपनी। जी, मैं ये कह रहा था कि जो
दोनों तरफ से जो कोशिश चल रही है, खास तौर पर बीजेपी की तरफ से जो हम देख रहे हैं, चाहे वो आयकर की छापेमारी हो या अभी ये जो फ्लो टेस्ट की डिमांड हो, ये एक तरह का साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट किए जाने का प्रयास है। जैसे तो उसमें उसी का ये एक हिस्सा है कि एक बार इस तरह से दबाव बनाया जाए ताकि जो विधायक हैं, क्योंकि जितनी उम्मीद थी उतने लोग उनको सचिन पायलट के साथ नहीं दिख रहे हैं। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। 2013 के विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत की अगुवाई में कांग्रेस की बहुत ज़बरदस्त हार हुई थी 2013 में। हार के बाद सचिन पायलट को राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। उस वक्त सचिन पायलट के करीबियों का मानना था कि ये जैसे जनरेशनल चेंज होता है, पीढ़ी का बदलाव होता है, ये वो है, और अगर पार्टी सत्ता में आती है तो सचिन पायलट को ही चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा। 2018 में उसके 5 साल बाद कांग्रेस ने 200 में से 107 सीटें जीती थी और समर्थकों ने जीत का क्रेडिट सचिन पायलट को दिया था। लेकिन उस वक्त कांग्रेस अध्यक्ष रहे राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को चीफ मिनिस्टर और सचिन पायलट को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया था। राहुल गांधी के फैसले से ही पार्टी में ओल्ड वर्सेस यंग की लड़ाई शुरू हो गई। जो युवा नेता थे उनको अपने भविष्य को लेकर चिंता सताने लगी, जैसे मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया का हुआ था। सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच नया विवाद उस संबंध को लेकर हुआ जिसे राजस्थान पुलिस के एसओजी स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने 10 जुलाई को सचिन पायलट को भेजा था। एसओजी विधायकों की एमएलएस की खरीदो फरोख्त मामले की जांच कर रहा है और सचिन पायलट का बयान दर्ज कराने के लिए सम्मन भेजा गया था। अशोक गहलोत को भी भेजा गया था, लेकिन सचिन पायलट के समर्थकों का मानना है कि उनको टारगेट किया जा रहा है। मेरा अगला सवाल आपसे ये है, क्या ये वाकई ओल्ड वर्सेस यंग की लड़ाई है या जो नौजवान पीढ़ी है उसका अपने भविष्य को लेकर खतरा है या महत्वाकांक्षा है? विनोद जी, मुझे लगता है ये महत्वाकांक्षा ज़्यादा है और अधीरता है, इम्पेशेंस है जो युवा पीढ़ी है। आपने कहा कि सचिन को क्रेडिट दिया गया, इसमें कोई संदेह नहीं है कि सचिन ने 5 साल काम किया। उनको ये कह के भेजा गया था कि आप ही वहाँ पे अब पार्टी को लीड कर रहे हैं, लेकिन किसी एक नेता की वजह से कभी कोई जीत हासिल नहीं होती है, कई लोगों का योगदान होता है। अशोक गहलोत के नेतृत्व में 84 में जब अशोक गहलोत प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे, कांग्रेस ने जबरदस्त जीत हासिल की थी, लेकिन अशोक गहलोत उसके 14 साल बाद जाकर के मुख्यमंत्री बने हैं। तो आप लंबे समय तक पार्टी में काम करते हैं, आप अपनी एक जगह बनाते हैं और तब आपको जाकर के और पार्टी अलग अलग जिम्मेदारी सौंपती है। सचिन के केस में 27 साल की उम्र में वो सांसद बने, 32 साल की उम्र में यूनियन मिनिस्टर बने, 37 साल की उम्र में वो प्रदेश अध्यक्ष बने और वो राजस्थान कांग्रेस के इतिहास के लॉन्गेस्ट सर्विंग स्टेट प्रेसिडेंट हैं और दोहरी जिम्मेदारी उनको दी हुई थी, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। 2 साल से पिछले वो संभाल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि युवा पीढ़ी को बिल्कुल दरकिनार किया गया हो, उनके पास उम्र है, उनके पास समय है काफ़ी, लेकिन अभी जो हालात है, राजनीतिक हालात, उसमें कांग्रेस के हाईकमान को लगा और अब जो घटनाक्रम जिस तरह से हम देख रहे हैं उसको देखते हुए मुझे लगता है कि बिल्कुल उचित ही है कि उसने अनुभवी लोगों के हाथ में बागडोर देने का फैसला किया था, क्योंकि इन लोगों की जो नई जनरेशन है, हम देख रहे हैं कि कोई वैचारिक प्रतिबद्धता नहीं है। लोग बात करते हैं कि ये लोग गांधी परिवार के साथ लॉयल नहीं है या प्रतिभा की, लेकिन इनको ये सब चीजें तश्तरी में रख के मिली हैं। अशोक गहलोत की तरह या और जो दूसरे पुरानी पीढ़ी के नेता हैं उनकी तरह राजनीति में बरसों तबके और खटके नहीं मिली है। तो अब आपको जब इतना कुछ मिला है तो आपको अपनी विचारधारा की प्रतिबद्धता तो दिखानी चाहिए थी, वो इन लोगों ने नहीं किया है। ये लोग इम्पेशेंट है, मैं ये कहूँगा। जी, वैसे तश्तरी पे तो सब कुछ रखा है, राहुल गांधी को भी मिला है। बहरहाल कांग्रेस में अंदरूनी कलह की वजह से मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार चली गई थी और अब राजस्थान में भी कांग्रेस अंदरूनी कलह से ही जूझ रही है। माना जा रहा है कि संकट की जड़ में सिर्फ सचिन पायलट को उनका हक देने में असमर्थता नहीं है, बल्कि अशोक गहलोत पर लगाम लगाने के लिए जो सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस की, उसकी एक मजबूरी और एक ना इच्छा भी दिखती है कि उनकी इच्छा भी नहीं है और मजबूर भी महसूस कर रहे हैं। सचिन पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद से ही दोनों नेताओं के बीच रिश्ते जो हैं वो सामान्य नहीं रहे। सचिन पायलट ने कई हफ्ते पहले राहुल गांधी से मुलाकात की, हालात की जानकारी दी थी। उन्होंने केसी वेणुगोपाल और अहमद पटेल को भी विस्तार से जानकारी दी थी। राजस्थान में सियासी संकट पर कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट करके कहा कि मैं अपनी पार्टी के लिए चिंतित हूँ।
क्या हम तभी जागेंगे जब हमारे सब घोड़े अस्तबल से भाग जाएंगे? विल वी वेक अप ओनली आफ्टर द हॉर्सेज हैव बोल्टेड फ्रॉम आवर स्टेबल्स? जाहिर है इशारा पार्टी आला कमान को ये देना था कि अगर वक्त रहते आप सही फैसला नहीं लिया तो पार्टी को और भी भारी नुकसान हो सकता है। अब हॉर्सेस का उन्होंने उदाहरण दिया है, हॉर्सेस को लेकर हॉर्स ट्रेडिंग भी होती है, मेरा ख्याल ये बाई चांस है, कपिल सिब्बल के जहन में ये नहीं रहा होगा। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है संजय, ये जो सब कुछ चल रहा है राजस्थान में, इसकी जो परिणति है वो क्या आपको दिखती है कि इवेंचुअली ये जो सब कुछ चल रहा है इसका खात्मा क्या होगा? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी है और जो मुझे पता लगा है, सरकार फिलहाल तो बच जाएगी, इसको कोई खतरा नहीं है। अशोक गहलोत के पास पूरे नंबर मौजूद हैं। सचिन पायलट भी इस स्थिति में नहीं है कि वो बहुत आगे जा सकें, क्योंकि जिस संख्या बल की बातें की जा रही थी, जो दावा किया जा रहा था, वो उनके पास नहीं है। और बीजेपी में हमको पता लगा है कि चूंकि उनके पास इतने नंबर नहीं है, तो बीजेपी फिलहाल इतना खुल के सामने आने की स्थिति में नहीं है और ना आना चाहती है। वो वेट करेगी। उसने एक सेंस कर लिया है कि कांग्रेस में यहाँ पे गड़बड़ है। अब तक सचिन और मुख्यमंत्री के बीच में जो मतभेद था वो पार्टी के भीतर था, अब बाहर आया है। तो पहली बार बीजेपी ने जो है वो खून का स्वाद चखा है, उसको सेंस हुआ है, तो वो आगे कोशिश करती रहेगी। इसमें मैं कर्नाटक का रिपीटेशन देखता हूँ कि जहाँ पे कांग्रेस की और जो कुमारस्वामी की सरकार थी वो चलती रही, लेकिन बीजेपी लगातार ऑपरेशन लोटस 1, 2, 3, 4 करती रही। वो अब यहाँ पर होगा। फिलहाल कांग्रेस की सरकार बचेगी, लेकिन बीजेपी लगातार प्रयास करती रहेगी कि इस सरकार को अस्थिर किया जाए, साम दाम दंड भेद से। आखिरी सवाल, बहुत संक्षेप में जवाब चाहूँगा, क्या कोई संभावना है कि सचिन पायलट अपनी एक रीजनल पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी बनाएं और बीजेपी बाहर से समर्थन दे? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ नंबर पे डिपेंड करता है और नंबर सचिन के पक्ष में नहीं है। यही बुनियादी फर्क है मध्य प्रदेश और राजस्थान में। जो एक गैप है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, और खासकर सचिन इतने विधायकों को नहीं अपने साथ ले जा पाए हैं, और इतने सारे विधायकों को अगर मान लीजिए वो ले भी जाते हैं तो उसके बावजूद इन सबको साथ में रखना, उनको उनकी आकांक्षाओं को, क्योंकि कोई भी सिर्फ इसलिए नहीं जा रहा है कि उसको सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना है, वो अपना भी फायदा देख रहा है। तो उन लोगों को भरोसा नहीं है कि उन सबको मंत्री पद मिल जाएगा या कोई दूसरी लाभ होंगे, और चुनाव में इनमें से कोई भी एमएलए जाना नहीं चाहता है। तो मुझे लगता है कि अभी कोशिश जारी रहेगी कि कोई ना कोई एक मिडिल ग्राउंड पे आए। सचिन अपनी कुछ मांगे रखेंगे, कांग्रेस आलाकमान दोनों को बिठा करके कोई बात चलेगा। तो जहां तक मेरी जानकारी है, ये कोशिशें चल रही हैं और कोई हल इसका निकाला जाएगा। पर वो तीसरा मोर्चा बनाएंगे या बीजेपी में जाएंगे, ये अभी कहना मुश्किल है। पर मुझे नहीं लगता कि बीजेपी उनको लेने की इच्छुक होगी अगर उनके पास नंबर नहीं। जी, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आपका संजय बोरा, अपना समय हमें देने के लिए। आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। हम लेंगे ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072। स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility. Admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. भाभा यूनिवर्सिटी at होशंगाबाद रोड, भोपाल। Call 9165025500. SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA and many more. SRK University, where education becomes better.
Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in. आप देख रहे हैं विनोद दुआ लाइव। एक तरफ पूरे देश में शोर मचा हुआ कि अमिताभ बच्चन और उनके परिवार वालों को कोरोना हो गया, दूसरी तरफ शोर मचा हुआ है राजस्थान में सरकार गिराई जा रही है, जैसे देश के लिए इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण बातें यही हो। जबकि जो सबसे अहम महत्वपूर्ण बात है वो फौज, जो सरहद है हमारी, उस पर चीन के साथ जो कुछ चल रहा है वो एकदम मुलतवी कर दी गई है जैसे मीडिया से। हम उसकी बात करेंगे। एक तरफ ITBF के चीफ जो हैं, मैं आपको बता दूं कि वो उनका एक दावा आया है हमारे सामने, लेकिन उससे पहले जो मौजूदा हालात हैं उसके बारे में मैं आपको बता दूं। जो पूर्वी लद्दाख है उसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव घटाने की प्रक्रिया के बीच इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के चीफ ने, DG ने ये कहा है कि देश की सारी ज़मीन पर पूरी तरह से जो इंडियन आर्म्ड फोर्सेज हैं उनका कब्जा है, ना कि चीन का कब्जा है। ITBP और BSF के DG SS देशवाल ने हरियाणा में BSF कैंप में पौधे लगाते वक्त ये बात मीडिया से कही। देशवाल ने कहा कि देश की सारी सरहदें पूरी तरह से महफूज हैं, आर्म्ड फोर्सेस पूरी तरह से जागरूक और काबिल हैं। देशवाल ने दावा किया कि बॉर्डर पर जो सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए गए हैं वो सही हैं और हम कह सकते हैं कि देश की सुरक्षा सुनिश्चित है। आपको बता दें कि जब सर्वदलीय बैठक हुई थी, ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी, उसमें PM मोदी ने भी यही कहा था कि ना तो हमारी कोई सीमा में घुस आया है, ना ही कोई घुसा हुआ है, ना ही हमारी किसी पोस्ट पर किसी दूसरे का कब्जा है। इस बयान पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए थे कि जब कोई घुसा ही नहीं तो अब चीन के सैनिक पीछे क्यों जा रहे हैं, या हमारी फौज कहाँ से पीछे जा रही है, हमारे अपने ही इलाके से। मेरे साथ हैं सुरेश कुमार गोयल, आप हमारे राजदूत रहे हैं, एम्बेसडर रहे हैं। बहुत शुक्रिया गोयल साहब अपना समय देने के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये था कि ये तो फौजी तैयारी की बात जो मैंने बताई, डिप्लोमेसी के स्तर पर मौजूदा हालात क्या हैं? जी, पहले तो मैं एक चीज कहना चाहूंगा। अगर देशवा साहब ये कह रहे हैं कि चीनी सेनाएं हमारी जमीन पर है ही नहीं, तो ये बातचीत करने की जरूरत क्या है? फिर तो किसी बातचीत करने का कोई मतलब ही नहीं उठता है। बहरहाल लेकिन बातचीत हो रही है, और बातचीत का जो एक मुद्दा मैं समझता हूँ कि सबसे जरूरी मुद्दा वो यही है कि किस तरह से 1 मई से पहले की जो स्थिति थी उसको बरकरार किया जाए, और ये कैसे इंश्योर किया जाए कि इसके बाद में ऐसी स्थिति दोबारा आगे कभी उत्पन्न नहीं होगी। तो जो बातचीत हो रही है कूटनीतिक तौर पर या मिलिट्री तौर पर, उसमें यही मुद्दा है। और जहां तक मैं समझता हूं कि जब तक चीन की सेनाएं पूरी तरह से पीछे नहीं हटेंगी और जो 1 मई से पहले की स्थिति बरकरार नहीं हो जाएगी, ये बातचीत चलती रहेगी। और कूटनीतिक तौर पर हमको ये भी एक तरह से कंफर्म करना होगा कि जो भी एग्रीमेंट्स हमने साइन किए हैं वो आगे वायलेट नहीं हो, आगे भंग नहीं हो, इसकी क्या गारंटी होगी? तो ये बेहतर जरूरी मुद्दा है। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। एक तरफ ITBP के चीफ देशवाल साहब कह रहे हैं कि देश की सारी ज़मीन पूरी तरह से हमारे कब्ज़े में, हमारी सेनाओं के पास है, ना कि चीन के। वहीं हिंदू की एक रिपोर्ट कुछ और कह रही है। और जैसा एम्बेसडर गोयल ने अभी बताया कि अगर सारी ज़मीन हमारे पास है तो बातचीत किस बात पे हो रही है। बहरहाल द हिंदू की रिपोर्ट कह रही है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मई में ही, यानी घुसपैठ से कई महीने पहले ही इसके हुक्म दे दिए थे, और पूरी तैयारी के बाद ही चीनी फौजियों ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर घुसपैठ की कोशिश की है। शी जिनपिंग के हुक्म के बाद जनवरी के आखिर में और फरवरी की शुरुआत में PLA ने, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चीन की फौज है, उसने लद्दाख की सीमा से शिनजियांग प्रांत में जमा होना शुरू किया और इसे नाम दिया गया कि चीन की जो फौज है वो रूटीन एक्सरसाइजेज कर रही है। मिलिट्री ट्रेनिंग को मजबूत करने के लिए शी जिनपिंग ने जनवरी 2020 में नए ट्रेनिंग मोबिलाइजेशन ऑर्डर TMO पर दस्तखत किए थे, जो 2021 तक चलेगा। कुछ हमारे अधिकारियों के मुताबिक चीन का ये कदम बड़े तालमेल और प्लानिंग को दिखाता है। गलवान वैली और पैगोंग झील में पीपल्स लिबरेशन आर्मी की ट्रेनिंग के नाम पर तैनाती भारत को LAC से पीछे धकेलने की कोशिश थी। पेंगोंग लेक में फिंगर 4 से चीन ने अपने फौजी वापस बुलाए हैं,
लेकिन ये फिंगर 5 तक ही हटे हैं। अभी भी वो भारत की ज़मीन पर हैं, क्योंकि फिंगर 8 तक हमारा दावा रहा है, हमारी फौजें वहाँ पेट्रोलिंग करती रही हैं। फिलहाल चीन के सैनिक जो फौजी हैं थोड़ा बहुत पीछे हट रहे हैं, लेकिन अफसरों का मानना है कि दिल्ली की चिंता इस बात को लेकर है कि चीन कई कदम आगे और कुछ कदम पीछे की रणनीति पर काम कर रहा है। मेनी स्टेप्स फॉरवर्ड, फ्यू स्टेप्स बैकवर्ड। एम्बेसडर गोयल, मैं जानना चाहता हूँ ये जो मेनी स्टेप्स फॉरवर्ड, 2 स्टेप्स बैकवर्ड, फ्यू स्टेप्स बैकवर्ड या 2 स्टेप्स फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड, ये नीति क्या है चीन की और इसका इतिहास क्या है? जी, इससे पहले भी बातचीत हो चुकी है कि जो आपने नीति बताया कि दो कदम आगे और 1 कदम पीछे, जिसको हम बोलते हैं निबलिंग टैक्टिक्स या सलामी स्लाइसिंग टैक्टिक्स, ये चीन का एक आज का नहीं, बहुत पुराना उसका ये एक तौर तरीका रहा है कि बिना किसी को ज़्यादा पर एक तरह से अलर्ट किए हुए किस तरह से वो आगे बढ़। आप साउथ चाइना सीज की बात देख लीजिए, धीरे धीरे करके पहले उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो आइलैंड्स हैं उसके ऊपर मिलिट्री स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे, वो खाली वो वहाँ पर ये एक रिक्लेमेशन कर रहे हैं इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन के लिए। धीरे धीरे पूरा एरिया जो है मिलिटराइज हो गया है ये। इसी तरह से आप इस देश में देख लीजिए, जहाँ पर भी देखेंगे आप, हांगकांग में देख लीजिए आप, हांगकांग में जब एग्रीमेंट साइन हुआ था ये 1997 में, तब ये कहा गया था कि 1 कंट्री 1 नेशन 2 सिस्टम्स। उसका क्या हुआ देखिए। तो मैं भी समझता हूँ कि चीन के बारे में कभी भी ये हम भरोसा कर पाएंगे कि चीन ने जो आज एक रवैया इख्तियार किया है, कल भी वो रवैया रहेगा। चीन की अपनी सुविधा के मुताबिक वो रवैया बदल सकता है। तो जो 2 स्टेप एक स्टेप भी उसी का एक हिस्सा है कि जहाँ उसको लगता है कि जमीन ले सकता है तो आगे बढ़ जाएगा और फिर दिखाने के लिए पीछे हट जाएगा। हम ये चीज को नहीं समझ पाए, ये हमारी गलती रही है। जी, मैं आगे बढ़ता हूँ। डिफेंस एक्सपर्ट हैं कर्नल अजय शुक्ला, बहुत ही रिस्पेक्टेड है, उनकी बात सुनी जाती है। उन्होंने द वायर को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चीन की फ़ौज है, उसने हॉट स्प्रिंग्स के इलाके और गोगरा हाइट्स पर पीछे हटने से इनकार कर दिया है। करीब 1500 सैनिक, 1500 फौजी दोनों ओर से आमने सामने टकराव की हालत में है। अजय शुक्ला का कहना है कि वो हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा में अपने दावे को लेकर बहुत आश्वस्त हैं, वो श्योर हैं जो वो खुद बोल रहे हैं। कर्नल शुक्ला ने कहा कि गोगारा और हॉट स्प्रिंग में फौजियों के पीछे हटने को लेकर मीडिया में जो सुर्खियां बन चुकी हैं वो झूठी हैं, सच्चाई से परे हैं। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर न्यूज़पेपर और चैनल्स वाले फ़ौज के जो सोर्सेज हैं उनके हवाले से खबर लिख रहे हैं, जबकि हकीकत कुछ और है। कर्नल शुक्ला ने सरकार पर मीडिया को गुमराह करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फ़ौज सरकार के दबाव में है और फ़ौज से वही कहने के लिए कहा जा रहा है जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजित डोभाल का दफ्तर कह रहा है। अजय शुक्ला ने एक और जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चीन के दबाव में भारत ने ये मंजूर कर लिया है कि PP-14 के बजाय गलवान में वाई नल्ला को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का मार्कर माना जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय फौजियों को PP-14 से 2.4 किलोमीटर पीछे हटना पड़ा, जबकि चीन सिर्फ 400 मीटर पीछे ही हटा। कर्नल शुक्ला ने कहा कि क्योंकि चीनी पहले से ही भारतीय दावा क्षेत्र में 2 से 4 किलोमीटर तक घुसपैठ कर चुके हैं, पूरे बफर जोन को भारतीय क्षेत्र में स्थापित किया गया है, फिर भी चीनी इस बात को मानने से इनकार करते हैं। ये हम पहले भी बात उठा चुके हैं कि जो इस वक्त की स्थिति है, बफर जोन जो बनाने की कोशिश चल रही है, कहीं ये नया नॉर्मल ना हो जाए, ये नया मतलब स्टेटस को ना हो जाए। कर्नल शुक्ला ने दावे के साथ कहा कि 1962 में चीन से जंग के बाद भारत का सबसे बड़ा लॉस ऑफ टेरिटरी है। सन 62 में हमने जितनी ज़मीन खोई, उसके बाद सबसे बड़ी ये इस दफ़े सबसे बड़ा लॉस है, सबसे बड़ा नुकसान है। एम्बेसडर गोयल, मैं जानना चाहता हूँ आखिरी सवाल, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे सहयोगी कौन हैं और चीन के कौन हैं, ज़रा बता दीजिए प्लीज़। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर जो हमारे सहयोगी हैं, अगर अभी साफ तौर पर देखा जाए तो USA हमारे साथ खड़ा हुआ है। यूरोप के काफी देशों ने, फ्रांस, UK, उन्होंने हमारे सपोर्ट में आवाज रखी है। इसके अलावा एक तरह से देखा जाए तो वेस्टर्न कंट्रीज में से और कुछ साउथ ईस्ट एशिया में हमारे साथ
जो पोजीशन है, जो हमारा स्टैंडिंग है, उसको सपोर्ट किया है। लेकिन मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि ये जो सहयोग होता है, तो ये नहीं कि अगर आज सहयोग है तो कल या 1 महीने या 4 महीने भी वही सहयोग की स्थिति बनी रहेगी। ये चीज ऐसी है, शिफ्टिंग सैंड्स होती है, आज है कल है या नहीं है पता नहीं चलती। तो अभी हमको जो है कि अगर सहयोग है तो ये सहयोग मुझको नहीं लगता कि किसी मिलिट्री सपोर्ट में तब्दील होगा, कूटनीतिक तौर पर सहयोग होगा। लेकिन जरूरी ये है कि जो अभी सहयोग है, जब तक है, हम उसको लेकर के चीन के ऊपर दबाव बनाएं, यही हमारी एक रणनीति होनी चाहिए। और दूसरी चीज मैं ये कहूँगा कि देखिए, अगर कोई आपके घर में घुस जाता है तो आपके घर में घुसने के बाद में कोई ये तो है नहीं कि वो आराम से पीछे हट जाएगा। उसके लिए हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी और जोर लगाना पड़ेगा। और मुझको नहीं लगता कि बिना जोर दिखाए चीन पीछे हटेगा या बाहर निकलेगा। यही उसकी सलामी टैक्टिक है और यही उसकी विजन टैक्टिक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका एम्बेसडर सुरेश गोयल, अपना समय हमेशा की तरह में देने का। और जैसा एम्बेसडर गोयल ने कहा कि हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी, लेकिन दिक्कत यह है कि हिम्मत दिखाई जा रही है राजस्थान में सरकार गिराने के लिए। और हिम्मत तो क्या, मतलब पूरा ध्यान बट गया है कि एक व्यक्ति विशेष के परिवार को कोरोना हो गया है। हम उम्मीद करते हैं कि जो मामले हमारे लिए ज़रूरी हैं, हमारी प्राथमिकताएं हैं, जो प्राथमिकता में आते हैं, प्रायोरिटीज़ में आते हैं, उनकी तरफ तवज्जो ज़्यादा जाएगी और मीडिया उस तरफ ध्यान देगा। हम आगे बढ़ते हैं। नवी मुंबई के तलोजा जेल में बंद 81 साल के तेलुगु कवि वरवरा राव की सेहत लगातार बिगड़ रही है। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और दिल की बीमारी के अलावा अब न्यूरोलॉजिकल तकलीफें भी आने लगी हैं। जानी मानी इतिहासकार रोमिला थापर और 4 दूसरी शख्सियात ने महाराष्ट्र सरकार और NIA से अपील की है कि वरवरा राव को फौरन हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाना चाहिए। वरवरा राव के इलाज की मांग करने वालों में प्रभात पटनायक, देवकी जैन, माया दारूवाला और सतीश देशपांडे भी शामिल हैं। वरवरा राव को महाराष्ट्र के एल्गार परिषद भीमा कोरेगांव मामले में अगस्त 2018 में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें फरवरी 2020 में NIA के हवाले कर दिया गया था। वरवरा राव ने पिछले 22 महीनों से अपनी मर्जी से सभी जांच में सहयोग दिया है। कुछ महीने पहले भी 40 से ज़्यादा शख्सियात ने कवि वरवरा राव को रिहा करने की मांग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी थी। इनमें कवि और गीतकार गुलजार भी शामिल थे। अपनी चिट्ठी में रोमिला थापर और दूसरे लोगों का कहना है कि इलाज न कराकर किसी की ज़िंदगी को ख़तरे में डालना एनकाउंटर जैसा है। ये एक अतिरिक्त कानूनी सज़ा है, एक्स्ट्रा जुडिशियल है ये। मुझे एक बात याद आ गई इस बात से कि कुछ साल पहले एक मोटरसाइकिल का विज्ञापन आता था, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। अब ये फ्यूल कंजम्पशन को लेकर था, पेट्रोल की खपत को लेकर था कि आप एक दफ़े टैंक इसका भर दीजिए, बंद कीजिए और फिर भूल जाइए। ये आजकल हमारी जेलों पर लागू हो रहा है। फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। कल रात आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार।